नमस्कार। इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ का चर्चित चेहरा भूपेश बघेल जी हैं और हम उनसे उनका नज़रिया जानेंगे। छत्तीसगढ़ की हलचलों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। भूपेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नज़रिया में सबसे पहला सवाल, अभी जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहा है उस पर सबसे पहली टिप्पणी आपकी। सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नहीं, छत्तीसगढ़ में जो लोकतंत्र की जो हत्या हुई है और उसमें डॉक्टर रमन सिंह और उसके दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता के द्वारा जो काले धन का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी को लालच और भय दिखाकर नाम वापस कराया गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया, उसमें हमारे दल के भी लोग शामिल थे। तो ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है। ये न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि भारत के उन राज्यों के लिए भी बहुत चिंतनीय है जिसके जहाँ की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सीमित है। यदि यही ट्रेंड चला, ये तो सैंपल की बात हुई कि एक विधानसभा में यदि इस प्रकार से किया जा सकता है तो आने वाले समय में उन राज्यों में 5-10 सीटों में इस प्रकार से यदि कर दिया जाए तो चुनाव पूरे के पूरे ध्वस्त हो जाएगा और पैसे वाले जो बाहुबली हैं या प्रशासन में जो पकड़ रखते हैं उनकी फिर बल्ले बल्ले होगी। नहीं, कांग्रेस में जो गुटबाजी है ये कोई नई बात नहीं है। ये गुटबाजी का भी नतीजा हो सकता है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने ही दो गुट में ये लड़ाई है जिसमें मंतूराम पवार एक उसमें आप प्यादा कह सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी की एकजुटता खतरे में है? मैंने पहले ही कहा कि ये रमन सिंह जी चूंकि उस समय बड़े मात्रा में राशन कार्ड काटा था और अकेला अंतागढ़ में 16,000 परिवारों को राशन कार्ड काटा था और इस कारण से वो चुनाव हारने वाले थे और इस कारण से धन बल जो ब्लैक मनी था उसका दुरुपयोग किया और हमारे लोगों को प्रभावित किया, उसमें साथ दिए और जिसको हमने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो यहाँ गुटबाजी वाली बात नहीं, यहाँ तो मुख्य रूप से बात यह है कि ये लोकतांत्रिक देश है और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र इस देश में स्थापित किया और इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोकतंत्र को कुठाराघात पहुंचाएगा उसके खिलाफ ज़बरदस्त हम लड़ाई लड़ें। और हमने पहले अपने घर में की और उसके बाद अब सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अब तो गेंद उसके पाले में है, वो क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन आप कांग्रेस के जिन लोगों की बात कर रहे हैं, अजीत जोगी और अमित जोगी की बात कर रहे हैं, वो कोई मामूली कार्यकर्ता तो है नहीं, वो भी आपकी पार्टी के एक जाने माने लोग हैं। तो इतने बड़े लोग आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं? ये गुटबाजी और किसको कहते हैं? ये केवल गुटबाजी की बात नहीं है, बात ये है कि आप देखेंगे 2004 से लेके आज तक के अनेक बार इन लोगों की मिली भगत रही है। आखिर क्या कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी 2000 से लेकर 2003 तक के अजीत जोगी की जात के मामले को सर आंखों पे उठा कर रखा था और उसे 2003 के चुनाव में उसको मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था और 2003 दिसंबर से आज तारीख तक के उसकी सरकार है और सरकार होने के बावजूद भी रमन सिंह जी इन 12 वर्षों में एक व्यक्ति का जाति का पता नहीं लगा पाया। ये सांठगांठ दिखाई दे रहा है और वहाँ से शुरुआत होती है और लगातार घटना दर घटना आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जो संबंध है, एक दूसरे को सहयोग पहुंचाने की जो प्रवृत्ति इनकी दिखाई देती है और इस कारण से पूरे प्रदेश के कांग्रेसजन एकजुट होकर 34 जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक स्वर में यह निर्णय लिया कि इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि अमित जोगी जी केवल विधायक हैं, इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अजीत जोगी के लिए अनुशंसा किया गया। भूपेश जी, ऑडियो क्लिप सामने आया। ऑडियो क्लिप में बातचीत में अमित जोगी और अजीत जोगी हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप बात रमन सिंह की कर रहे हैं। ये मामला क्या? मामला तो आपके लोगों का है। राकेश जी, आप केवल अजीत जोगी अमित जोगी के बारे में क्यों पूछते हैं? आप डॉक्टर पुनीत गुप्ता के बारे में क्यों नहीं पूछते जो रमन सिंह जी दामाद हैं? उनके बारे मंतूराम के बारे में क्यों नहीं पूछते जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? उनके बारे में भी आपको चर्चा करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि आखिर पुनीत गुप्ता सरकारी कर्मचारी है, डॉक्टर रमन सिंह का दामाद है और वो क्यों उनका सैंपल नहीं होना चाहिए? अभी तक के जब 30 तारीख की घटना जब सबके सामने आ चुका है तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जांच क्यों नहीं कराया जा रहा है? भारत सरकार के द्वारा जांच क्यों नहीं कराया जा रहा है? जो सुचिता की बात करते भारतीय जनता पार्टी आज उसके बड़े बड़े नेताओं को सांप क्यों सूंघ गया, क्यों बोल नहीं रहे इसमें?
रमन सिंह की दामाद के बारे में बोलती क्यों बंद है भारतीय जनता पार्टी की? जो आवाज़ है उसमें 6 में से 5 लोगों ने कहा है कि उनकी आवाज़ नहीं है। आप उसको कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे साबित करेंगे? क्या आरोपियों से पूछा जाता है कि आप हैं ही नहीं है, और उसके बाद क्या उसे छोड़ देंगे? घटना घटी, अजीत जोगी जी ने कहा मंतू राम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव की पूर्व की बात है। उन्होंने ये कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में, और उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ते, उस समय लेन देन की बात होती है। दूसरी बात, जो 10 निर्दलीय हैं उनके नाम वापस होते हैं। 6 निर्दलीय प्रत्याशी मुझसे मुलाकात किए, और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता के घर में रात भर रुके। उनको भय था कि नक्सलियों केस में फंसा देंगे, तो हमको रात भर सुरक्षित रखा जाए। और उसके आग्रह पर हमारे कार्यकर्ता के निवास में रहते हैं, उसके घर में रात में पुलिस फोर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके घर के दरवाजे कुंडे तोड़ते हैं और वो बारात ले जाते हैं, उसका नाम वापस लिया जाता है, कराया जाता है, और उसके बाद उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाता है। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, इस संपूर्ण प्रक्रिया की क्या सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए? मतलब मंतूराम पवार कांड को लेकर तो फिर अंतागढ़ का चुनाव भी दांव पर है, आप उसके लिए बात करनी पड़ेगी आपको। निश्चित रूप से ये अंतागढ़ के चुनाव अनफेयर हुआ है, और ये लोकतंत्र की हत्या है, और इसकी जांच निष्पक्ष होना चाहिए। ये केवल छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ एक विधानसभा की बात नहीं है, संपूर्ण भारत के लिए जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उनके लिए ये चुनौती है। और जो बाहुबली हैं और जो धन बली हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से चुनाव प्रभावित किया जाना है, अगले आने वाले चुनाव में किस प्रकार से होगा, ये एक सैंपल की तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग के तौर पे इसको किया है। आगे आने वाले विधानसभा में अनेक राज्यों में इसका प्रयोग ये व्यापक पैमाने पर करेंगे, ये चिंता का विषय है। अमित जोगी को तो आपने आउट कर दिया, अजीत जोगी का क्या होगा? क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुशंसा की है, हमें पूरा विश्वास है एआईसीसी पर। वो अब चूंकि वहाँ अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति निर्शीर निर्णय लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या ऐसा नहीं लगता कि अजीत जोगी की पहुंच अनुशासन समिति तक भी है? हो सकता है वो दोनों मामले सुलझा लें। पहुंच बड़ी है, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संविधान है उस पर हम सबको विश्वास है। जिससे राजनीति, जो आप कांग्रेस की जो राजनीति है, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या कुछ विधायक के टूटने का भी खतरा है? सवाल कांग्रेस के राजनीति प्रभावित होने का नहीं है। कांग्रेस में इससे ताकत मिलेगी, कांग्रेस जनों में ऊर्जा आएगी इस प्रकार से कार्रवाई करने से। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या उसको लोकतंत्र में विश्वास है? यदि है तो अपने नेताओं पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, रमन सिंह पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसके दामाद पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और संपूर्ण घटना पर क्या वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी गठन करके इस जांच कराएंगे? आपने इस संबंध में प्रतिवेदन दे दिया है रमन सिंह जी को कि इससे जांच कराई जाए और इसमें जो भी दोषी उस पर कार्रवाई हो? आज ही हमारे लोग गए हैं थाने में एफआईआर कराने, करते नहीं करते वो दिख जाएगा। क्योंकि जिस दिन घटना घटी थी उसके दूसरे दिन हमारे साथी कांकेर के थाने में जाकर आवेदन दिए थे, एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया था। 30 अगस्त 2014 की बात है। उसके बाद हम लोग 8 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग में आके जंतर मंतर में धरना देके फिर उसको ज्ञापन दिया। वो कापी भी हमारे पास, उसमें भी हमने ये डिमांड की थी कि इसमें मुख्यमंत्री निवास से जो लेन देन की बात हुई थी, तो उनके जो जहाँ जहाँ टेलीफोन गए हैं उसके कॉल डिटेल निकाला जाए, उससे जो बातचीत उसे जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए, हमने मांग किया था। लेकिन अब चूँकि टेप सामने आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि जो हम आशंका व्यक्त कर रहे थे वो सही साबित हुई। जो एफआईआर की आप बात कर रहे हैं उसमें नाम किन किन का है? मुख्यमंत्री कार्यालय इसमें इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री निवास इसमें इन्वॉल्व है, ये बात हमने कही थी और वो सामने हो गया। मुख्यमंत्री दामाद इसमें इन्वॉल्व है, वो तो टेप में सामने आ गया। तो जो हम लोग सितंबर 2014 में जो शंका जाहिर की थी वो सही साबित हो गई। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और नजरिया कार्यक्रम में हम भूपेश बघेल जी का नजरिया जानेंगे, इनसे बात करेंगे।